कल की बैठक जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझाने के लिए आइए देखें पुतिन इस बैठक से क्या चाहते थे। यह एक क्लासिक केजीबी जाल था जो मुझे लगता है पुतिन ने पूर्वी जर्मनी में केजीबी अधिकारी रहते सीखा। और जाल यह था कि पुतिन ने मूल रूप से कहा, सुनो, मैं शांति चाहता हूं और शांति के लिए मुझे सिर्फ डोनबास चाहिए। अगर यूक्रेन डोनबास रूस को देने को तैयार है तो हम युद्ध सभी मोर्चों पर रोक देंगे। पुतिन जानते थे कि जेलेंस्की इसके लिए कभी नहीं मानेंगे, यूक्रेनी लोग कभी इसके लिए नहीं मानेंगे, यही उसका मकसद था। जैसे ही जेलेंस्की कहते हैं मैं शांति के लिए वो नहीं दूंगा जो तुमने जब्त नहीं किया, पुतिन सारा दोष जेलेंस्की पर डालेंगे और अमेरिका से कहेंगे कि शांति में रुकावट वही है, इसलिए यूक्रेन को हथियार और जानकारी देना बंद करो। यही पुतिन चाहता था। खैर, जेलेंस्की ने कल ट्रंप से अपनी मुलाकात में पुतिन की सारी योजना उलट दी। जेलेंस्की ने कहा, हम पुतिन से सीधे क्षेत्रीय समझौतों पर बात कर सकते हैं। हम क्षेत्रों के मुद्दे को मेरे और पुतिन के बीच छोड़ देंगे। सुरक्षा गारंटी हमारे साझेदारों के साथ तय की जाएंगी और इसमें और भी ज्यादा विवरण होंगे। जैसा मैंने बताया, यह अगले हफ्ते या 10 दिनों में कागज पर औपचारिक रूप से दर्ज होगा। अब पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, कम से कम अभी, क्योंकि 3 सालों से वह रूसी जनता को बता रहे हैं कि जेलेंस्की वैध नेता नहीं है। यूक्रेनी संविधान के अनुसार वह यूक्रेन के नेता नहीं हैं। यही बात पुतिन और उनके साथी बार बार रूसी मीडिया और विदेशी मीडिया को दोहरा रहे थे। अब पुतिन को जेलेंस्की से मिलना पड़ेगा और मूल रूप से रूसी जनता को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब तक वह जो कुछ भी उन्हें बता रहे थे वह सब झूठ था, या फिर वह जेलेंस्की से मिल ही न ले और फिर पूरी दुनिया जान जाएगी जो हम इस चैनल पर इस युद्ध की शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। पुतिन शांति नहीं चाहते, वो असल में यूक्रेन के पीछे हैं। मेरा नाम सैम है। और इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि कल यूरोपीय नेताओं जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ। अब जाहिर है ये एक बंद दरवाजों के पीछे की बैठक थी, लेकिन नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने बाद में इसका सारांश दिया और ये है जो उन्होंने कहा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही सफल दिन था और मैं आपसे सहमत हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक व्यवहारिक शांति निर्माता हैं, जैसा कि आप सोचते हैं। और जो उन्होंने इस साल किया, गतिरोध को तोड़ा, पुतिन के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन साथ ही दबाव भी बनाया। हमने नाटो की गर्मी 5% तक लाई, जो ट्रंप की बड़ी विदेश नीति सफलता थी। और फिर उन्होंने फैसला किया कि घातक हथियार एक बार फिर यूक्रेन भेजे जाएं, जिनका भुगतान यूरोपीय लोगों ने किया। उन्होंने भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध और टैरिफ लगाए। तो वह दबाव बना रहे हैं, लेकिन वह इस समस्या का समाधान खोजने, इस युद्ध को समाप्त करने के तरीके भी तलाश रहे हैं। तो आज का दिन बहुत सफल रहा। हमने सुरक्षा गारंटियों पर चर्चा की। हम उन पर काम कर अगले दिनों में नेताओं और राष्ट्रपति के साथ फिर से वर्चुअल बैठक करेंगे। फिर हम इस त्रिपक्षीय की ओर बढ़ेंगे और वह राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में पुतिन को पहले पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक बैठक के लिए राजी करने में सक्षम रहे। तो अब वे इस त्रिपक्षीय से पहले उस बैठक के स्थान पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर दिन सफल रहा। हमें जर्मन चांसलर की तरफ से एक ट्विटर बयान भी मिला और वे पूरे सम्मेलन में उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक थे जो संघर्ष विराम की मांग कर रहे थे। अब अगर आप लोगों को याद हो तो असल में यह राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी प्रशासन थी जिन्होंने सबसे पहले फरवरी में संघर्ष विराम का यह विचार पेश किया था, अगर मुझे सही याद है। लेकिन पुतिन से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप ने संघर्ष विराम के विचार को छोड़ दिया है और अब वे शांति समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ जर्मन चांसलर का बयान है जो राष्ट्रपति ट्रंप से संघर्ष विराम के लिए दबाव डालने की मांग कर रहे हैं ताकि रूस संघर्ष विराम स्वीकार करे। ये यूक्रेन और यूरोप के लिए निर्णायक दिन है, लेकिन हम यूरोपीय एक स्वर में बोलते हैं। आज यह स्पष्ट हो गया। हमने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत खुले संवाद में विचार विमर्श किया और मूल रूप से ये संदेश पहुंचाए। एक वास्तविक वार्ता केवल उसी शिखर सम्मेलन में हो सकती है जिसमें यूक्रेन स्वयं भी भाग ले। ऐसा शिखर सम्मेलन केवल तभी संभव है जब हथियार शांत हो जाए। मैंने आज फिर से यह मांग दोहराई है। ऐसे शिखर सम्मेलन की पूरी तैयारी होनी चाहिए।
रूसी राष्ट्रपति इसमें भाग लेंगे या नहीं यह पता नहीं, इसीलिए समझाना जरूरी है। लेकिन यूक्रेन पर क्षेत्रीय रियायतों का दबाव नहीं डालना चाहिए। हमने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने और उसे यूरोपीय देशों के साथ समन्वित करने की घोषणा का जोरदार स्वागत किया है। अगर आप हमारे वीडियो नियमित देखते हैं तो जानते हैं कि मैंने कई बार बताया है कि रूस युद्ध विराम क्यों नहीं चाहता, और इसका कारण सीधा है। यूक्रेन अपनी रक्षा को ज्यादा उपकरण, निर्माण और सैनिकों से मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि रूस की बातचीत की स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन की रक्षा पंक्तियां मजबूत होने पर वे रूस के पक्ष वाले समझौते के लिए कम तैयार होंगे, और इसका मतलब है युद्ध विराम के बाद रूस के लिए युद्ध जारी रखना और मुश्किल होगा। एक संभावना है कि रूस युद्ध विराम के लिए सहमत हो सकता है, और वह परिदृश्य है, जाहिर है, रूसी पैसा। युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो है पैसा, पैसा, पैसा। तो सोचिए, क्या यूक्रेनी ड्रोन वास्तव में बहुत बड़ा असर डाल रहे हो? अभी आज ही हमने रूसी मीडिया से सुना कि कई रूसी रिफाइनरियों को ऑफलाइन होना पड़ा। यूक्रेनी हमलों के कारण उन्हें पहली बार तेल रिफाइनिंग बंद करनी पड़ी। उन्होंने इसे स्वीकार किया, और रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यूरोप, भारत और चीन को तेल और हाइड्रोकार्बन के निर्यात पर निर्भर है। अगर रिफाइनरियां यूक्रेनी ड्रोन के कारण बंद हो रही हैं और रूसी एयर डिफेंस कमजोर पड़ रहा है, तो रूस बातचीत के दौरान युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। या रूस फिर वही कर सकता है जो पहले किया, जैसे सिर्फ ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध विराम की बात करना, बाकी पर नहीं। यूक्रेन इसके लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि इससे उसे रूस से ज्यादा नुकसान है। लेकिन रूस फिर से चाल चलने की कोशिश कर सकता है, जैसे उसने डोनबास के साथ किया था। खैर, पैसे की बात करें तो यूक्रेन ने कल बड़े चेकबुक निकाल लिए, और उन्होंने ट्रंप को सुरक्षा गारंटी पाने के लिए अमेरिका से $100 अरब के हथियारों का सौदा ऑफर किया। यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स ने दी थी। तो ये क्रेमलिन टीवी नहीं बल्कि एक भरोसेमंद मीडिया कंपनी है। ये रही रिपोर्ट। हाँ, यूक्रेन रूस के साथ शांति समझौते के बाद अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी गारंटी पाने के बदले यूरोप द्वारा वित्त पोषित $100 अरब के अमेरिकी हथियार खरीदने का वादा करेगा। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैठक में ट्रंप को पेश किया था। इस प्रस्ताव के तहत कीव और वॉशिंगटन यूक्रेनी कंपनियों के साथ $50 अरब का समझौता करेंगे, ताकि रूस के आक्रमण के बाद अग्रणी रही तकनीक से ड्रोन का उत्पादन हो सके। यूक्रेन ड्रोन बनाने में इतना माहिर हो गया है कि वे इस साल करीब 40 लाख ड्रोन बना सकते हैं। यहाँ तक कि चीनी कंपनियां जो कभी कभी रूस की मदद करती हैं, वे भी यूक्रेन से सीख रही हैं कि बड़े पैमाने पर कैसे और किस तरह के ड्रोन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास सिर्फ FPV ड्रोन नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनके पास जो बहुत सारे FPV ड्रोन हैं वे असल में चीन से ही मिलते हैं, लेकिन यूक्रेन ने बाकी सभी तरह के ड्रोन को पूरी तरह से विकसित कर लिया है, जिन्हें वे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वही बात है जो मैंने जनरल पेट्रियस से हमारे पॉडकास्ट में पिछले हफ्ते चर्चा की थी। वे इस आक्रमण की शुरुआत के बाद कई बार यूक्रेन जा चुके हैं। उन्होंने यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों के उच्चतम स्तर के लोगों से मिलकर बात की कि ड्रोन कैसे युद्ध क्षेत्र बदल रहे हैं। तो यह एक ऐसी चीज थी जिसमें मुझे निश्चित रूप से बहुत दिलचस्पी थी, और उन्होंने यही कहा, आप इसे अधिकांश लोगों से बेहतर जानते हैं, और आप इसे कैसे देखेंगे? जैसे आप यूक्रेन जा चुके हैं, आपने वहां के ड्रोन और बाकी सब में उनकी नवाचार को करीब से देखा है। अविश्वसनीय। 2022 के हमले के बाद मैं वहां 6 बार गया हूं। जब मैं पहली बार वहां गया वे तब भी सोवियत संघ में थे। उस समय से दशकों तक मैं समय समय पर वहां जाता रहा, जब मैं वर्दी में था, अलग अलग कारणों से। 82वीं में ब्रिगेड कमांडर रहते हुए भी, क्योंकि हमारे साथ अमेरिका में यूक्रेनी यूनिट थी, उन्हें भी आना पड़ता था। देखिए, मेरा मानना है कि चलिए इसमें न पड़ें। मेरा मानना है कि अब भी एक बहुत ही उन्नत स्टेल्थ फाइटर जिसमें कॉकपिट में एक इंसान हो, जैसे F-35 में है, उसकी अब भी एक भूमिका है। लेकिन यह कहने के बाद भी हमें जिन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, और वो है बिना इंसान के सिस्टम्स। पानी के नीचे, पानी की सतह पर, हवा में, जमीन पर, अंतरिक्ष में, साइबर स्पेस में, और यहाँ तक कि
कॉग्निटिव स्पेस में भी, जो कि आप जानते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के एक और डोमेन की तरह है, इसीलिए ना आपको बिना इंसान के सिस्टम्स की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है वो ये है कि ये सभी सिस्टम्स अब पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल नहीं किए जाएंगे। अब ये ज्यादातर एल्गोरिदम के जरिए कंट्रोल किए जाएंगे। तो लूप में इंसान, यानी जो असल में इन्हें उड़ा रहा है, और यूक्रेन में ज्यादातर ड्रोन अब भी व्यक्तिगत ऑपरेटर्स द्वारा उड़ाए जाते हैं जो बेहद प्रशिक्षित और कुशल होते हैं, अक्सर फर्स्ट पर्सन व्यू से, खासकर वो सुसाइड ड्रोन जो बहुत नाटकीय तरीके से इन सिस्टम्स का शिकार करते हैं, सचमुच एक टैंक, एक तोप, एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल वगैरह को तबाह कर सकते हैं। इससे वो असल में युद्ध के मैदान पर टिक नहीं पाए। परंपरागत संयुक्त हथियार युद्ध, जैसा कि हमने पहले 1.5 साल तक देखा, अब और कारगर नहीं रह गया है। इसके लिए उनके पास और भी तरीके हैं, लेकिन समय के साथ ये सिस्टम एल्गोरिदम द्वारा संचालित होंगे और इन्हें पहले से प्रोग्राम किया गया होगा। धीरे धीरे AI LLM खुद प्रोग्राम लिखेगा। इसमें इंसान द्वारा कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि क्या मुख्य गतिविधियां, कौन कौन से मुख्य तत्व स्थापित करने होंगे इससे पहले कि सिस्टम कोई गतिशील या गैर गतिशील कार्रवाई करे। लेकिन फिर वे इसे खुद ही अंजाम देंगे। तो हमें जो करना है, और यह बहुत ही साधारण है, लेकिन यह मेरी राय में एक जरूरी आवश्यकता को दर्शाता है, वह यह है कि हमें अपने कुछ वर्तमान में बहुत बड़े, बेहद महंगे, अत्यंत सक्षम, भारी मानव संसाधन वाले और लगातार अधिक असुरक्षित होते जा रहे प्लेटफॉर्मों को, चाहे वे समुद्र में हों, हवा में हों या जमीन पर, उनसे एक बड़ी संख्या की ओर स्थानांतरित करना है। ध्यान रखें कि यूक्रेनियन कुछ दिनों में एक ही दिन में लगभग 7,000 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वे सभी नहीं फटते, कई वापस आ जाते हैं और कुछ सिर्फ निगरानी के लिए जाते हैं। कुछ आत्मघाती ड्रोन होते हैं, जबकि कुछ बिना चालक के ग्राउंड सिस्टम हैं जो आगे की पंक्तियों तक जाकर लौटते हैं। अब वे यही तरीका अपनाते हैं। इंसानी ड्राइवरों के लिए वहां होना खतरनाक है, इसलिए उन्हें दूर से चलाया जाता है। रिमोट कंट्रोल हथियार सिस्टम भी हैं। फिर से इनकी संख्या वाकई असाधारण है। मैंने यूक्रेन के कुल कमांडर जनरल सिरस्की से पिछली बार वहां करीब 2-3 महीने पहले पूछा था कि कल आपने कितने तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए। याद रखें, समुद्री ड्रोन भी होते हैं। रूस ने काला सागर बेड़े का 1/3 हिस्सा बिना अपनी नौसेना के समुद्री ड्रोन से डुबोया है। हवाई ड्रोन इन्हें खोजते हैं और फिर समुद्री ड्रोन हमला करते हैं। तो उन्होंने कहा करीब 7,000। फिर से ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सच में समझना या सराहना मुश्किल है, लेकिन यही हो रहा है। और इस साल रोजाना इतने बड़े आंकड़े को संभव बनाने के लिए यूक्रेनियन हर तरह के 3.5 मिलियन ड्रोन बनाएंगे। इसे निर्धारित करने का बेहतर तरीका अनमैन्ड सिस्टम्स कहना होगा। हमें उस कॉन्सेप्ट पर जाने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा, और हमें कम से कम बहुत उच्च स्तर के युद्ध के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि फिर से मुझे गलत मत समझिए, आपको अभी भी अलग अलग तरह के युद्ध के लिए बाकी सभी क्षमताओं की जरूरत है, लेकिन बड़े, पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध के लिए, जैसा कि हम यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में और हर रात रूस में और रूस से यूक्रेन में आसमान में देख रहे हैं, उस तरह के युद्ध के लिए हमें वाकई अपनी सेनाओं को फिर से बड़े प्लेटफार्मों से हर तरह की मानव रहित प्रणालियों में बदलने की जरूरत है। फिर से पानी, सतह, हवा, जमीन, अंतरिक्ष आदि में। तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है कि अमेरिका यूक्रेनियों के अनुभव से सीखने में सक्षम हो रहा है। लेकिन यह रूस के लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, और यह पहले ही काफी बुरा था। फाइनेंशियल टाइम को लीक हुए दस्तावेज के अनुसार ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने रूसी सरकारी टीवी से कुछ क्लिप्स लाई और उन्होंने ट्रंप को दिखाया कि रूस किस तरह से लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है जब से उन्होंने पद संभाला है। और यूक्रेन ने इस बात पर जोर दिया, जो हम इस चैनल पर लगातार कहते आ रहे हैं, रूस के पास स्वतंत्र समाचार चैनल नहीं है। क्रेमलिन टीवी पर दिखाया गया हर कंटेंट क्रेमलिन से अनुमोदित होता है।
तो मतलब रूस ये सब जानबूझकर कर रहा है। और यही वह जगह है जहां हमें इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक को याद रखना चाहिए, जहां कई इतिहासकार हिटलर को देखकर यह महसूस करते हैं कि अगर हमने सिर्फ हिटलर द्वारा जर्मन जनता से कही गई बातों पर ध्यान दिया होता तो हमें उसके इरादों का पता चल जाता। यहाँ तक कि पुतिन जैसे तानाशाह को भी अपनी जनता से संवाद करना पड़ता है। उसे अभी अपनी जनता को यह बताना या उन्हें उसके किसी भी योजना के लिए तैयार करना पड़ता है। अगर हमने रूसी टीवी देखी होती और ध्यान दिया होता कि वे यूक्रेन को असली देश नहीं मानते या यूक्रेन को रूसी जातीयता के लोगों पर अत्याचार करने वाला दिखाते हैं, तो हम यह सब पहले से देख सकते थे। पुतिन ने जनता को तैयार कर बेमतलब आक्रमण शुरू किया। वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जहां लगभग हर दूसरे दिन आप कुछ सबसे लोकप्रिय रूसी टीवी चैनलों, रूसी टीवी शोज पर देखते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर परमाणु हमला करने की बातें करते हैं। वे हर दूसरे दिन अमेरिका को परमाणु हथियारों से नष्ट करने की बात करते हैं। और यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने सबूत पेश किए और उन्हें खुद राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाया। अब इन सब के अलावा कीव ने यह भी जोर दिया कि उसे युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए रूस से पूरी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, जो संभवतः यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रीज किए गए 300 अरब डॉलर के रूसी विदेशी संपत्तियों से दी जा सकती है। यूक्रेन ने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों में राहत केवल तभी दी जानी चाहिए जब रूस भविष्य के शांति समझौते का पालन करे और ईमानदारी से व्यवहार करे। जब यूक्रेन अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि रूसी वादे भरोसेमंद नहीं हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं रूस क्या कर रहा था? वे यूक्रेनी नागरिकों और उनकी बुनियादी ढांचे पर बमबारी कर रहे थे, जो रूस लगातार करता आ रहा है। देखिए, उस देश के साथ शांति की बातचीत करना मुश्किल है जो आपको मरता हुआ देखना चाहता है, और रूस यूक्रेन को खत्म करना चाहता है। वे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं और यूक्रेनी नागरिकों की परवाह नहीं करते। लेकिन पुतिन के लिए दुर्भाग्य से यह बैठक जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी ही अच्छी रही, और इसके लिए रूस तैयार नहीं था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से किए वादों से पीछे हटना शुरू कर दिया। जब पिछले हफ्ते पुतिन ने उनसे मुलाकात की थी, उससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद बयान जारी किया था। उस पर नजर डालते हैं। व्हाइट हाउस में विशिष्ट अतिथियों संग मेरी बैठक बहुत अच्छी रही। बैठक के दौरान हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की, जो गारंटी विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में प्रदान की जाएगी। रूस यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर हर कोई खुश है। बैठकों के बाद मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर पुतिन और जेलेंस्की की बैठक की व्यवस्था शुरू की, जिसका स्थान बाद में तय होगा। उस बैठक के बाद हमारे पास एक त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। फिर से यह लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती कदम था। उप राष्ट्रपति जे.डी. वैन, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दूत स्टीव विटकॉफ रूस यूक्रेन के साथ समन्वय कर रहे हैं। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब आप इस बयान को देखें। इससे साफ है कि अगला कदम राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात है। क्रेमलिन के मुताबिक ऐसा नहीं है। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक और बैठक के लिए सहमति दी और केवल प्रतिनिधियों के स्तर को बढ़ाने के विचार पर चर्चा की। ये कोई नई बात नहीं है। कई लोग इसे दोषी मानेंगे। ओह, अमेरिका ने रूस जो कहना चाहता था उसे गलत समझा, या ओह, वहां भाषा की बाधा थी। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो रूस तब से कर रहा है जब से बातचीत शुरू हुई थी। रूस निजी कॉल्स और बैठकों में कुछ कहता है, सार्वजनिक रूप से कुछ और। यह सिर्फ उनकी देरी की रणनीति है, बार बार देरी। वे युद्ध टालना चाहते हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे शांति नहीं चाहते। और यह सिर्फ मैं नहीं हूं जो हर किसी के दिए गए बयानों को गहराई से पढ़ रहा हूं। वे वही कर रहे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का यात्रा के दौरान हुई बैठक में हुआ था। कल ही विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की कि रूस और पुतिन मान गए हैं कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को नाटो अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देंगे। इस बात की सार्वजनिक पुष्टि एक वीडियो इंटरव्यू में विशेष दूत ने की थी। यहां आप खुद सुन सकते हैं। जो आपने नाटो अनुच्छेद 5 की गारंटी का जिक्र किया, जिसमें एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है, रूस के संदर्भ में भी
क्या आप मानते हैं कि अगर यूक्रेन में और कोई घुसपैठ होती है तो रूस समझेगा कि इसे सभी नाटो सदस्यों पर हमले के रूप में देखा जाएगा? नहीं जैक, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश प्रभावी रूप से अनुच्छेद 5 जैसी भाषा का उपयोग करके सुरक्षा गारंटी दे सकते हैं। पुतिन ने कहा कि नाटो में शामिल होना रेड फ्लैग है, सही है, और इसलिए हम जो चर्चा कर रहे थे वह ये मानकर थी कि अगर ये बात बनी रहती है, अगर यूक्रेन वासी इससे सहमत हो सकते हैं और इसके साथ रह सकते हैं और सब कुछ, इसका सवाल यही रहेगा कि यूक्रेन वासी किसके साथ रह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम निम्नलिखित रियायत हासिल करने में सक्षम थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जो कि असल में उन मुख्य कारणों में से एक है जिसकी वजह से यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। हम एक तरह से उसे दरकिनार करने में सक्षम रहे और एक समझौता हासिल किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अनुच्छेद 5 सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और यह पहली बार था जब हमने रूसियों को इसके लिए सहमत होते सुना था। जेलेंस्की, सोचिए, आज जब राष्ट्रपति जेलेंस्की, ट्रंप और यूरोपीय नेताओं की बैठक चल रही थी, क्रेमलिन ने बयान जारी किया। रूसी विदेश मंत्रालय सर्गेई लावरोव, जो रूस में काफी उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, ने एक बयान जारी किया जिसमें मूल रूप से कहा गया, अरे हमने ऐसी किसी भी चीज पर कभी सहमति नहीं दी। यहां देखें, क्रेमलिन अमेरिका के उस प्रस्ताव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है जिसमें यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी की बात है। रूसी विदेश मंत्रालय ने नाटो देशों द्वारा यूक्रेन में सैन्य टुकड़ी भेजने को सख्ती से खारिज कर दिया है। अब अमेरिकी मीडिया, खासकर मुख्यधारा की मीडिया, रूस के बयान को लेकर कह रही है, देखो स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकोव ने फिर गड़बड़ कर दी। इन वार्ताओं में उनका इस्तेमाल न करें। मैं स्टीव विटकोव का प्रशंसक नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हमें मार्कोवियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, को पुतिन के साथ सभी वार्ताओं के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पुतिन एक पूर्व केजीबी एजेंट हैं और मार्को रूबियो इस तरह के किसी व्यक्ति से निपटने के लिए स्टीव विटकोव से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन मैं इसका दोष स्टीव विटकोव पर बिल्कुल नहीं डालूंगा। यह पहली बार नहीं हुआ है। और मुझे पूरी तरह से शक है कि स्टीव विटकोव बार बार वही गलती कर रहे हैं, बल्कि यह क्रेमलिन की एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति लगती है, जहां वे निजी तौर पर चाहे स्टीव विटकोव हों, राष्ट्रपति ट्रंप हों या कोई और जिससे भी मिलते हैं, एक बात कहते हैं, वे सार्वजनिक रूप से कुछ और कहते हैं। यह रूस की रणनीति है जिसमें वे अधिक से अधिक देरी करते हैं, और उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप इसे तुरंत समझ जाएंगे।